प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राणियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्राणियों को मुख्य रूप से शरीर की संरचना के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और उनके प्रजनन, उनकी फिजियोलॉजी, इस सब के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। अकशेरुकी जो प्राणी हैं उनमें रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है। सभी प्राणियों को हम ये निम्नलिखित कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला है शरीर संगठन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शरीर में मॉर्फोलॉजिकली या संरचनात्मक रूप से कितनी जटिलता है और किस स्तर की जटिलता है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शरीर संगठन माने गए हैं। सबसे सरलतम है कोशिका या सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रोटोजोआ में देखा जाता है। इनमें एक ही कोशिका में शरीर के लिए काम करने वाली सभी अंगिकाएं पाई जाती हैं। मतलब पूरा प्राणी एक ही कोशिका का बना होता है और अलग अलग अंगिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। दूसरा है टिश्यू लेवल का या सेलुलर ग्रेड प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और वे अलग अलग कार्य करती हैं। तीसरा है टिश्यू और ऑर्गन ग्रेड प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विभिन्न ऊतक आपस में मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जैसे पाचन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचक अंग, और प्रजनन के लिए प्रजनन अंग। तो इस तरह के अलग अलग अंग विभिन्न टिश्यूज़ या ऊतक मिलके बनाते हैं। जटिलतम जो होता है शरीर संगठन, वो है ऑर्गन ग्रेड एंड सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जो सबसे ज़्यादा विकसित प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है। जो वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स में तो होता ही है, कुछ इनवर्टिब्रेट फाइला जैसे मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, इवन आर्थ्रोपोडा है, उनमें भी पाया जाता है। तो ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शरीर संगठन। फिर अगला गुण जो कंसीडर किया जाता है वो वृद्धि या ग्रोथ, मतलब शरीर में किस प्रकार से कोशिका विभाजन होकर किस तरह वृद्धि होती है। तीसरा है पोषण। प्राणी किस प्रकार का पोषण ले रहा है। वह सभी प्रकार का भोजन ले लेता है या पौधों से अपना भोजन लेता है या प्राणियों का भक्षण करता है या सड़े गले पदार्थ से भोजन लेता है। इस आधार को भी हम कंसीडर करते हैं जब हम वर्गीकरण कर रहे होते हैं तब। फिर उसके संवेदन अंग या सेंसिटिविटी के आधार को भी माना जाता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म किस प्रकार का है, इसको भी कंसीडर किया जाता है। रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, एरोबिक होता है, एनीरोबिक होता है। अगर एरोबिक होता है तो वह जलीय श्वसन है या वायवीय श्वसन है, अर्थात
लंग्स पाए जाते हैं या गिल्स पाए जाते हैं। त्वचा से भी, इन्वर्टिब्रेट्स में अधिकांश प्राणी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, मतलब पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना और शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। बहुत से इन्वर्टिब्रेट्स या बिना वर्टिब्रल कॉलम वाले प्राणी शरीर पर पाई जाने वाली त्वचा से भी श्वसन करते हैं या अलग अलग श्वसन अंग भी पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए भी अलग अलग उपाय अपनाए जाते हैं। एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, मतलब शरीर में बनने वाले विभिन्न उत्सर्जनीय पदार्थ या मेटाबॉलिक वेस्ट को शरीर से बाहर भेजना। जलीय प्राणी अधिकांशतः अमोनिया जैसे खतरनाक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी आसानी से पानी उपलब्ध होता है अमोनिया को फ्लश आउट करने के लिए शरीर की सतह से ही बाहर भेज दिया जाता है। या नेफ्रीडिया और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, इस तरह के अंग भी पाए जाते हैं। ये अंग नेफ्रीडिया, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एट्सेट्रा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में या ज़मीन पर पाए जाने वाले इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। तो उत्सर्जन किस प्रकार का है, उत्सर्जन अंग कौन से हैं, इन्हें भी कंसीडर किया जाता है। फिर हम आते हैं रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, अलैंगिक है, लैंगिक है या पार्थेनोजेनेसिस है या दोनों प्रकार से पाया जाता है। इस आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। फिर हम आते हैं गमन या लोकोमोशन, या ये प्राणी स्थिर रहता है या अपना स्थान बदलता है, चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। अगर ये चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो इसमें लोकोमोटर ऑर्गन्स या गमन अंग कौन कौन से हैं। फिर है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल या जीवन चक्र, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है जब हम वर्गीकरण पढ़ रहे हों। लाइफ साइकिल में हम ये देखते हैं कि इसमें अंडे से लेकर वयस्क बनने तक कौन कौन सी प्रावस्थाएं या अवस्थाएं बनती हैं, क्या इसमें लार्वल फॉर्म बनता है या नहीं बनता है। अगर लार्वल फॉर्म्स बनते हैं तो मेटामॉर्फोसिस कैसे कैसे और किस प्रकार की होती है, ये सब पॉइंट्स भी हम कंसीडर करते हैं। फिर है अगला हेरिडिटरी वेरिएशन या वंशागत विभिन्नता। कितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं में से कौन सी विभिन्नता हेरिटेबल है, मतलब माता पिता से बच्चों में जा रही है। ये भी अनुकूलन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अनुकूलन की क्षमता और अनुकूलन के द्वारा प्राप्त किए गए गुण भी वर्गीकरण के समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर हम आते हैं अगले गुण पर, वो है जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के दौरान इस प्राणी की संबद्धताएं कहाँ कहाँ हैं, ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है और इससे आगे कौन से ग्रुप इवॉल्व हुए हैं या कौन से प्राणियों का उद्विकास हुआ है, ये भी देखा जाता है। फिर अगला गुण है अनुकूलन की क्षमता, मतलब एडेप्टेबिलिटी। जिस पर्यावरण में या जिस हैबिटेट में, जिस वातावरण में प्राणी पाया जाता है उसके लिए स्वयं को
अनुकूलित करता है या स्वयं में कुछ ऐसे परिवर्तन करता है कि उस हैबिटेट में बहुत अच्छी तरह रह सके, वृद्धि कर सके, प्रजनन कर सके। तो यह अनुकूलन की क्षमता उस प्राणी में कितनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इवोल्यूशन के दौरान ही ये देखा गया कि प्रोटोजोआ से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए। फर्स्ट ईयर में आपको इनवर्टिब्रेट्स जो पढ़ने हैं वो हम अलग अलग संघों के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से वो संघ इस प्रकार हैं। सरलतम एक कोशीय प्राणी है प्रोटोजोआ, फिर पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, और अंत में एकाइनोडर्मेटा। ये प्रमुख रूप से फाइलम हमें पढ़ने हैं। इन्हीं के विषय में हमें प्रायोगिक कार्य भी करना है, जो हम आगे धीरे धीरे आपको बता देंगे। धन्यवाद।